फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कृष्ण कुमार स्वामी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं राजनीति विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हर प्रकार के एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आते हैं, पटवारी में आते हैं और ये सामान्य जीके के अंदर भी शामिल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप उसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। भारत सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। भारत सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका ये वो अंग होता है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाता है। वो अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाता है वो कार्यपालिका होती है। और कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है संवैधानिक, जो संविधान के अनुसार मुख्य कार्यपालिका है, लेकिन वो नाम मात्र की होती है, यानी कि कोई भी डिसीजन उसके द्वारा लिए नहीं जाते, केवल उसके नाम से लिए जाते हैं। और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका, जो वास्तव में उन सभी कार्यों को लागू करने का कार्य करती है। तो भारत में राष्ट्रपति, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति और राज्य सरकार में राज्यपाल, ये ऐसे संवैधानिक पद हैं जो संवैधानिक कार्यपालिका का कार्य करते हैं, यानी कि ये केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ये किसी नियम को खुद नहीं बनाते, केवल संसद या विधानसभा द्वारा बनाए हुए नियमों को पालन करने का आदेश देते हैं, उनको लागू करवाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उन दोनों की जो अपनी अपनी मंत्री परिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। शासन के जितने भी कार्य होते हैं वो इन्हीं के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि संघ जितने भी कार्य करेगा वो राष्ट्रपति के नाम से करेगा, अर्थात राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, खुद नहीं करता। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद इसकी सहायता से राष्ट्रपति देश का शासन संचालित करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसको एक परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और उसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ की कार्यपालिका की अपन बात करें तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये सब शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये संघ की कार्यपालिका के अंग होते हैं। और इस चीज का उल्लेख संविधान के भाग 5 में जो संघ सरकार से संबंधित है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, वहां अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक यहां पर इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक हमारे संघ की कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है केवल राष्ट्रपति, तो हम केवल राष्ट्रपति को पढ़ेंगे और संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद हैं उनको याद करने के लिए मैं ट्रिक लेकर के आया हूं। आप इसकी सहायता से बिना गलती किए ये याद रख सकते हैं। ट्रिक है पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, इसको आप याद करें। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। ये 52 से लेकर के 61 तक के अनुच्छेदों का क्रम से वर्णन है, 52 से लेकर के 61 तक।
यहां पर पै का अर्थ होगा पद, यानी कि राष्ट्रपति का एक पद होता है। ये आता है अनुच्छेद 52। तो आपको एक अनुच्छेदों का क्रम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखें 52 से 61 तक आपके क्रमशः है, कंटिन्यू है। तो पै से बनेगा पद, फिर का से बनेगा कार्यकारी शक्ति, यानी कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चू से बनेगा चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव करने का जो निर्वाचक मंडल होता है वो कौन कौन होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, यह आता है अनुच्छेद 54 में। नरी से आपका बनेगा निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन की विधि कैसे है, राष्ट्रपति का चयन किया कैसे जाता है। का से मतलब है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है, यह आएगा 56 में। पुनः से मतलब आएगा पुनः निर्वाचन, यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यह आएगा अनुच्छेद 57 में। फिर योग से बनेगा योग्यता 58, शर्त से शर्तें, राष्ट्रपति की शर्तें, यह आपके आ जाएगा 59। शपथ में यानी कि राष्ट्रपति की शपथ, ये 60 में। और महाभियोग यानी कि महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, यह आएगा 61 में। तो इसको आप याद रखेंगे, पका, चुनरी का पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग। पै से पद, का से कार्यकारी शक्ति, चू से चुनाव निर्वाचक मंडल, नरी से निर्वाचन की विधि, का से कार्यकाल, पुनः से पुनः निर्वाचन, योग से योग्यता, शर्त से शर्तें, शपथ से शपथ और महाभियोग से महाभियोग। साथ ही ये याद रखना है कि ये सभी क्रम से 52 से लेकर के 61 तक के अनुच्छेद हैं। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी, तो इसको आप याद करें। अब हम इसको एक एक अनुच्छेद को विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 52 ये पैसे आता है, यानी इसका अनुसार राष्ट्रपति होगा, एक पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 इसके अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति के नाम से कार्य होता है। अनुच्छेद 54 इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल करेगा। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बस इस बात को याद रखें, केवल निर्वाचित, वो लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के होते हैं। मुख्य बात है 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल कर लिया गया था। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको भी इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए होती है। तो याद रखेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य ही इसके चुनाव में भाग लेंगे। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक आवश्यक हैं और 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। इसके बाद अनुच्छेद 55 इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। याद रखना है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसको थॉमस हेयर पद्धति कहते हैं या एंड्रे पद्धति भी इसको कहते हैं। थॉमस हेयर पद्धति या एंड्रे पद्धति इसको कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर से इस बात को ध्यान रखना है, केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्य यहां पर भाग नहीं लेंगे। जहां सांसद और विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है, यहां पर सांसदों के और विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अलग अलग है और लोकसभा सदस्यों की संख्या भी अलग अलग है, इसलिए सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए विधायक और सांसद के एक मत का मूल्य निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे ये मूल्य निकाला कैसे जाता है। तो यहां पर आपको सूत्र याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है, तो विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य की निकालनी है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो जिस राज्य के विधायक का मत का मूल्य निकालना है उस राज्य की कुल जनसंख्या और उसमें हम भाग देंगे उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की। निर्वाचित होने चाहिए, केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्यों का संख्या यहाँ पर नहीं ली जाएगी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या का उसमें भाग देंगे और उसको 1/1000 से गुणा करेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। यदि
1000 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है, अगर वो 500 से ज्यादा आ जाता है, अगर 1000 से भाग देने के बाद जो शेष बचे वो 500 से ज्यादा आ जाए तो प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि 1 उसके अंदर जोड़ दिया जाता है। यहां आपको याद रखना है, राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य 129 है। राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य 129 है। इसी तरीके से सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है, तो वो निकलता है निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या, निर्वाचित विधायकों के कुल मतों की संख्या पूरे भारत की बटा संसद के निर्वाचित सदस्य। तो पूरे भारत में जितने भी विधायक हैं जो निर्वाचित हैं उनके मतों की संख्याएं जोड़ी जाती हैं और उसमें संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसकी संख्या का भाग दिया जाता है। इस तरीके से एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। और यहाँ पर याद रखना है, भारत में एक सांसद के मत का मूल्य वर्तमान में 708 है। तो याद रखें, राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य 129 है और भारत में एक सांसद के मत का मूल्य 708 है। 129 और 708। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56। इसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है। इसके बीच अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, या उसका अगर कोई पद का दुरुपयोग साबित होता है तो संसद उसको महाभियोग द्वारा हटा सकती है, लेकिन वैसे इसका कार्यकाल 5 साल रहता है। अनुच्छेद 57, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, यानी कि उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ये आता है हमारे अनुच्छेद 57 में, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58, इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, आयु 35 वर्ष। फिर वह लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो और वह दिवालिया न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो और पागल न हो। इसी तरीके से उसमें संसद सदस्य बनने के सभी योग्यताएं होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने की सभी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो पहला, राष्ट्रपति संसद या किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा, पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं होगी। एक बार उसने जिस वेतन पर कार्यभार ग्रहण किया है उसका उस कार्यकाल में वेतन कम नहीं किया जा सकता है। तो ये उसकी कुछ शर्तें हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति के शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में शामिल है। फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये अभी हाल ही एक एग्जाम में आया था कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले किसको देता है। तो इसका सही जवाब आएगा लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं होता है, यहाँ पर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए, यानी कि वो खत्म हो जाए, मर जाए, इस्तीफा दे दे, कुछ भी हो जाए, तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। और अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो उसके राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करता है। इसके बाद अनुच्छेद 61, इसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति पर एक तरीके से मुकदमा चलाया जाता है जो संसद में ही चलता है, और मुकदमे में अगर राष्ट्रपति दोषी साबित होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो यह मुकदमा चलाने के लिए 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष लिखित सूचना देता है।
14 दिन पहले राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष लिखित सूचना देता है, रिटर्न में देगा कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाने वाला है। यह प्रस्ताव संसद के एक सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा यानी 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाया जाता है वहां पर कम से कम 1/4 सदस्य उसके लिए सहमत होने चाहिए। उसके बाद उसको विशेष बहुमत से पारित भी किया जाता है। विशेष बहुमत से पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, जैसे कि अगर ये लोकसभा में आता है तो यहां पास होने के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाएगा, जहां दूसरे सदन में इसको 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। तो याद रखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो विधेयक है, वो प्रस्ताव है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उस सदन में उसको 1/4 सदस्यों द्वारा पारित करना पड़ता है और दूसरे सदन के द्वारा उसको 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक, इस शब्द पे ध्यान दें, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कौन सी? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और यहां पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके काफी एग्जाम्स में आए हुए हैं और कंफ्यूज करते हैं। पॉइंट यह है कि विधानसभाओं के जो विधायक हैं, जो निर्वाचित विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जो निर्वाचित सदस्य हैं, लोक और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में उनका कोई योगदान नहीं होता है। महाभियोग में वो भाग नहीं लेते हैं। ये पहला पॉइंट था कि विधायक निर्वाचन में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर चलने वाले महाभियोग में वो भाग लेते हैं। तो याद रखें, विधायक निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन संसद के मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़े और उनको थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ा। एक बार फिर से मैं आपको ट्रिक याद दिला दूं। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। ये ट्रिक आप याद रखें। पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। और ये क्रम से हैं 52 से लेकर के 61 तक, जहां पर पै से बनेगा पद, का से बनेगा कार्यकारी शक्ति, चू से आएगा चुनाव, नरी से निर्वाचन की विधि, का से कार्यकाल, पुनः से पुनः निर्वाचन, योग से योग्यता, शर्त से शर्तें, शपथ से शपथ और महाभियोग से महाभियोग। राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो राष्ट्रपति के पास अनेक शक्तियां होती हैं जिनको हम बिंदुवार पढ़ रहे हैं। पहली जो शक्ति है वो होती है कार्यकारी शक्तियां। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यह भी हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 53 के अनुसार सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को बुलाता है और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है, वो राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। इसके बारे में हम प्रधानमंत्री टॉपिक पर पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनेक पदाधिकारियों को भी नियुक्त करता है, जिनमें मुख्य हैं, पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जिसको हम कैग कहते हैं। दूसरा महान्यायवादी। तीसरा मुख्य और अन्य न्यायाधीश। आपके सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति और उनकी सिफारिश पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल, राजदूत और उच्चायुक्त, इन पदों पर भी व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो राष्ट्रीय आयोग हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहां पर यह प्रश्न 3 अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य और संसद में 14 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उसी के अंदर होती है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, राज्यपाल, राजदूत, उच्चायुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति, ये सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों के तहत करता है। इसके बाद दूसरा, विधायी शक्तियां। इन शक्तियों के अनुसार अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करना यानी कि सत्र बुलाने का अधिकार है, सत्र अवसान करना यानी कि सत्र को समाप्त करने का अधिकार है, और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति रखता है। ये उसकी विधायी शक्तियां हैं कि वह संसद के सत्र को बुला सकता है, संसद के सत्र को समाप्त कर सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है, और ये सभी कार्य अनुच्छेद 85 के तहत होते हैं। इसके अलावा कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका ही सही, लेकिन उसके हस्ताक्षर की बहुत महत्व है। इसके बाद अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसको आप सीधा याद रखें, 108 हमारा एम्बुलेंस का नंबर होता है जो इमरजेंसी में आता है, और संयुक्त अधिवेशन भी तभी बुलाए जाते हैं जब कोई कार्य अलग अलग सदनों में नहीं हो पा रहे हो और वो बहुत जरूरी हो, अत्यावश्यक हो, तो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो आप इमरजेंसी से 108 को याद रख सकते हैं। 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश संसद प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा पारित होने आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति जब संसद नहीं चल रही होती है उस समय अगर देश में कोई ऐसा कार्य हो जाए जब तत्काल किसी नियम को बनाने की आवश्यकता हो तो एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है, और वो अध्यादेश तब जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा पारित होना आवश्यक है, नहीं तो समाप्त हो जाता है। और वैसे अध्यादेश की जो अधिकतम मान्यता है वो 6 माह की होती है। अगर 6 माह तक भी अगर किसी कारण से संसद सत्र नहीं चल पा रहा हो और कानून को बढ़ाना हो तो वो उसको दोबारा जारी कर सकता है। इसके बाद निम्न जो विधेयक हैं ये संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होते हैं, जिनमें अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले 110 के तहत धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत की जो संचित निधि है उसमें से कोई भी खर्च करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो या एक नए राज्य का गठन करना हो, इस विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। बिना उसकी स्वीकृति के ये संसद में लाए नहीं जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक, अनुच्छेद 17 के तहत भारत की संचित निधि से खर्च, और अनुच्छेद 3 के तहत राज्य में किसी भी प्रकार का बदलाव या नए राज्य का गठन करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके बाद बात करें वित्तीय शक्तियों की, तो कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होता है, यह भी हमने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है,
खुद नहीं करता, वित्त मंत्री बजट पढ़ता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की अनुमति ले चुका होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही कोई खर्च किया जा सकता है। बजट में खर्च के बारे में ही व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 280, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। यह भी उसकी एक वित्तीय शक्ति है। अनुच्छेद जरूर याद रखें, अनुच्छेद 280, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रतिवर्ष महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यानी कि कैग की रिपोर्ट और वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में प्रस्तुत करता है। ये उसकी वित्तीय शक्तियां होती हैं। इसके बाद सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेना के जो सेना प्रमुख होते हैं, जल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और किसी भी देश के साथ जब युद्ध प्रारंभ होता है या युद्ध समाप्त हो जाता है तो इन दोनों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि वो सर्वोच्च कमांडर होता है। राजनीतिक शक्तियां, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कि किसी भी देश में जो भी दो देशों के बीच संधियां होती है तो भारत की तरफ से वो संधियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। किसी भी प्रकार के जो समझौते होते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। वह राजदूत और उच्चायुक्त को नियुक्त करता है, यह भी इसकी राजनीतिक शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सभी देशों के साथ होने वाले समझौते या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, यह भी मैंने आपको बताया। और इसका सीधा सीधा कारण यह है कि राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका होती है। इसके बाद में बात करते हैं समाधान शक्तियों की। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है और इस शक्ति के द्वारा वह किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि इस व्यक्ति के जो गलतियां हैं, जो अपराध हैं, उसको क्षमा किया जा सकता है मानवीय आधार पर या किसी और आधार पर, अगर उसको लगता है तो वो उसको क्षमा कर सकता है या उसके दंड के स्वरूप को बदल सकता है। कठोर कारावास को सरल कारावास में बदल सकता है, फांसी को आजीवन कारावास में बदल सकता है या उसकी सजा की अवधि को कम कर सकता है। कम करने का मतलब 10 साल की सजा को घटा करके 5 साल, 2 साल उसके आचार या व्यवहार के आधार पर बदल सकता है। या फिर सजा पर रोक लगा सकता है, जैसे किसी को फांसी की सजा हो जाए तो उस सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है, रोक सकता है। ये उसकी समाधान की शक्तियां हैं। किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता है, सजा के स्वरूप को बदल सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है या फिर सजा को तत्काल होने पर रोक लगा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं वीटो शक्ति की। यह राष्ट्रपति की एक बहुत ही खास प्रकार की शक्ति होती है। अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है। संसद जब किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख सकता है या उसको पुनर्विचार हेतु दोबारा लौटा सकता है। यह एक विशेष शक्ति है जो राष्ट्रपति को दी गई है, यानी संसद अपनी मनमानी न करे, उस पर थोड़ी लगाम लग सके, इसके लिए राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा ये शक्तियां दी गई है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। एक होती है अत्यांतिक वीटो, एक होती है निलंबनकारी वीटो और एक होती है जेबी वीटो। अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अत्यांतिक वीटो, इसको निरपेक्ष वीटो भी कहते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रोक लेता है और उसको तब तक रोक के रखता है जब तक जिस मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिस सत्र के द्वारा वो विधेयक भेजा गया है वो सरकार ही चली जाए, तो उस सरकार के जाते ही, उस सरकार की इस्तीफा देते ही उसके द्वारा भेजे गए विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार की शक्ति है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को साइन नहीं करना चाहे तो उसको अपने पास अनिश्चित काल तक रख सकता है और उसको भेजने वाली जब सरकार चली जाती है तो उसके साथ ही वो विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक को साइन करने की समय सीमा बाधित नहीं है। इसके बाद निलंबनकारी वीटो, इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को
पुनर्विचार हेतु लौटा देता है और इस द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का समय निकल जाता है, यानी कि वो विधेयक टल सकता है। तो ये राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर संसद उसको दोबारा पारित कर दे और वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो इस बार वह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तीसरा जेबी वीटो, इसमें राष्ट्रपति न तो स्वीकृति देता है और न ही वापस लौटाता है, बल्कि उसको अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देता है। इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं। अब हम हमारे अब तक के भारतीय इतिहास में हुए इन सभी विटो पावर के जो उपयोग हैं उनके कुछ उदाहरण देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे अत्यंतिक विटो का उदाहरण सबसे पहले हमें 1954 में देखने को मिला था। अत्यंतिक विटो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने PEPSU विनियोग विधेयक को रोक लिया था। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने PEPSU विनियोग विधेयक को रोक लिया था और यह अत्यंतिक विटो का उदाहरण था। इसी तरीके से 1993 में आर वेंकटरमन ने संसद द्वारा पारित वेतन एवं भत्ता पेंशन बिल को रोक दिया था। 1993 में वेंकटरमन ने राष्ट्रपति द्वारा पारित वेतन एवं भत्ता पेंशन बिल रोक दिया था। ये अत्यंतिक विटो के उदाहरण थे। ऐसे निलंबनकारी विटो 2006 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लाभ के पद से संबंधित विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज दिया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2006 में, और ये निलंबनकारी विटो का उदाहरण था। पॉकेट विटो का सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण यही है। 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक को रोका था और ये पॉकेट विटो का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। अब हम आखिरकार लास्ट शक्ति की बात करते हैं, आपातकालीन शक्तियां। संविधान के भाग 18 में, ये याद रखना है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। एक तो अनुच्छेद 352 जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, अनुच्छेद 356 जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है, और अनुच्छेद 360 जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। अब हम एक एक को देखते हैं। अनुच्छेद 352, ये शक्तियां तब लागू होती हैं जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इन 2 स्थितियों में, जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण आए या अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। इसको लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है और मंत्रिमंडल की सहमति के बाद जब ये घोषणा हो जाती है तो इस घोषणा के 1 माह के भीतर इसको संसद के द्वारा अनुमोदित यानी कि पारित करवाना आवश्यक होता है। 1 माह के भीतर संसद द्वारा पारित कराना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसको अंडरलाइन रखें, अनुच्छेद 352 को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ता ही रहता है। लेकिन एक बात यह भी है कि इसको न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। देश में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। यहाँ पर आपको 3 चीजें याद रखनी है। कब लगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन था और राष्ट्रपति कौन था। तो पहला 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962, कारण चीनी आक्रमण। उस समय राष्ट्रपति राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 26 अक्टूबर 1962 चीनी आक्रमण, राष्ट्रपति राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरा पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971, पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर 1971, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति वीवी गिरी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी। तीसरा 26 जून 1975, कारण आंतरिक अशांति, 26 जून 1975 आंतरिक अशांति, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी और फखरुद्दीन अली अहमद। ये जो तीसरा आपातकाल था यह बड़ा ही विवादास्पद रहा था। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित नहीं होती है तो राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित अनुमति से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संसद द्वारा 2 महीने में इसका अनुमोदन होना अनिवार्य है और अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता है। 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है। यहाँ याद रखना है कि इसको अधिकतम केवल 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, केवल 3 वर्ष तक ही इसको बढ़ाया जा सकता है। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 20 जनवरी 1951 को पंजाब में लगा। सबसे पहले पंजाब में लगा 20 जनवरी 1951। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। याद रखें 4 बार, 1967, 1977, 1980 और 1992-93। तो 4 बार 1967, 77, 80 और 92-93, ये 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है। यहाँ पर बातें फिर से याद जो रखनी है 356 के बारे में कि राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति आवश्यक होती है, 2 महीने में अनुमोदन होना अनिवार्य है, 6 माह तक लगता है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली बार पंजाब में लगा और राजस्थान में अब तक 4 बार लग चुका है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 360। जब देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी भारत की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको भी संसद में 2 माह में अनुमोदित करना अनिवार्य है। तो याद रखें आपका अनुच्छेद 356 और 360 को 2 माह में अनुमोदित करना अनिवार्य है, जबकि 352 को 1 माह में ही अनुमोदित करना अनिवार्य है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई, तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। और वित्तीय आपातकाल एक बार नहीं लगा, अनुच्छेद 356 यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वह बार लगा हुआ है, और 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगा है। तो दोस्तों